नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग एक नया नाटक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंदूर की होली। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाटक है और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भूमिका भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ पात्र परिचय को पढ़ते हुए, इसकी कथा वस्तु को जानते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है, तो ये एक समस्या प्रधान नाटक है और 1934 में ये प्रकाशित हुआ था। इससे पहले यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से जाके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये कोर्स चल रहा है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप इसको जॉइन कर सकते हैं। मात्र 599 इसका प्राइस हो चुका है, तो अभी जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, वो ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। लेटेस्ट ई-बुक है, ये आपके घर पर नोट्स पहुँचाए जाते हैं। इसमें लगभग 3 पुस्तकें हैं और 3 पुस्तकें ही हैं बल्कि इकाई 1 से लेके इकाई 3 तक, फिर इकाई 4 से लेकर इकाई 6 और इकाई 7 से लेके इकाई 10। ये 3 भागों में विभाजित है और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत रूप में इसमें नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 7209973250 नंबर पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये नाटक है सिंदूर की होली और आपका अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लक्ष्मी नारायण लाल लिखा हुआ तो जो कि गलत है। तो सही इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र। मिश्र जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1903 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इसका प्रकाशन वर्ष, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है और यह कितने अंकों में विभक्त है? 3 अंकों में विभक्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। इनका जन्म कब हुआ और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है और इसमें कितने अंक हैं? ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। 3 अंकों में विभाजित है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों एवं एकांकीकारों में उनका विशेष स्थान है। लक्ष्मी नारायण जी पर पाश्चात्य नाटककार इब्सन, बर्नार्ड शॉ, मेटरलिंक आदि का खासा प्रभाव है। जब अभी आप इसकी भूमिका पढ़ेंगे इस नाटक की, तो इसमें आपको स्वतः पता चल जाएगा कि इसमें इन सभी पाश्चात्य नाटककारों का इनके ऊपर खासा प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी उनकी एकांकियों में भारत की आत्मा बसती थी। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने समूचे नाट्य साहित्य में भारतीय संस्कृति के आदर्शों और मान्यताओं का प्रभाव है। मिश्र जी ने इब्सन के 2 प्रसिद्ध नाटक, इब्सन के नाटक याद रखिएगा, पिलर ऑफ द सोसाइटी इब्सन का नाटक है और डॉल्स हाउस। देखिए ये 2 नाटक है, इनका अनुवाद किया है क्रमशः किस नाम से? पिलर ऑफ द सोसाइटी का अनुवाद किया है स्तंभ, समाज के स्तंभ नाम से और डॉल्स हाउस का जो अनुवादित ग्रंथ है वो है गुड़िया का घर। ठीक है? ये नाम से इन्होंने किया है प्रकाशित। इनकी जो अब प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं उनको देख लेते हैं। अशोक 1926 में प्रकाशित, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग और सिंदूर की होली 1931, याद रखिएगा 1934 है ये। ठीक है। आधी रात 1936, गरुण ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्सराज और दशवमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1953, चक्रव्यूह 1955, मिस्टर अभिमन्यु आदि इनके प्रसिद्ध मौलिक नाटक के रूप में हमारे जो साहित्य है उसमें प्रकाशित हो चुके हैं। कृतियाँ इनकी अगर देखें तो सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। सामाजिक नाटक में अशोक आता है, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गुड़िया का घर। ठीक है, ये सारे ही किनके इनके सामाजिक नाटक हैं। ऐतिहासिक नाटक में गरुड़ध्वज, वत्सराज, दशवमेध, वितस्ता की लहरें, जगत गुरु, सरयू की धार, गंगा द्वार, ये सारे ही इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। पौराणिक नाटकों की बात करें तो नारद की वीणा 1946 में प्रकाशित, चक्रव्यूह 1954 में, चित्रकूट, अपराजित और प्रतिज्ञा का योग, ये सारे ही इनके पौराणिक नाटक हैं। इनके एकांकी संग्रह अशोक वन 1950, प्रलय के पंख पर 1951, कावेरी में कमल 1961, स्वर्ग में विप्लव 1966, नारी का रंग 1966, अंतर जगत कविता संग्रह है ये इनका 1924 में प्रकाशित और अशोक वन ये एकांकी संग्रह है 1950 में प्रकाशित। ठीक है, तो ये इनकी जो कृतियां हैं मुख्य मुख्य उनकी चर्चा कर ली है हम लोगों ने और साथ ही साथ इसका प्रकाशन वर्ष भी देख लिया नाटक का। अब चलते हैं आगे। कुछ आलोचकों ने इनके बारे में क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती हैं और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। किसका कथन है ये? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है लक्ष्मी नारायण मिश्र के संदर्भ में।
डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सह शिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों की दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये रामचंद्र तिवारी का कथन है। अब चलते हैं नाटक में जो दृश्य आए हैं उनका समय देख लेते हैं। तीनों दृश्यों का समय क्या है? पहला दृश्य 9 बजे शुरू होता है, दूसरा दृश्य संध्या काल का है और तीसरा दृश्य रात्रि के 10 बजे का है। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन का है और जो काल है वो है वर्षा काल। ठीक है, याद रखिएगा। पहला दृश्य 9 बजे, दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा दृश्य रात्रि के 10 बजे। कथानक का समय है 12 बजे। 12 बजे किसका? दिन का। और वर्षा काल का समय है। ठीक है, ये जब आप मूल किताब को पढ़ते हैं ना तो उसमें ये पूरा विवेचन शुरुआती पृष्ठ पे देखने को आपको मिलता है। चलिए अब शुरू करते हैं। प्राकथन के नाम से इन्होंने भूमिका लिखी है। लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमजोर और शिथिल है। कौन कह रहा है ये? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, पहली ही पंक्ति है भूमिका में। तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमजोर और शिथिल है। 1934 में लिखा था तो उस समय नाटक की स्थिति उतनी अच्छी नहीं बताते हैं मिश्र जी। हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय ही हुआ। भारतेंदु काल में नाटककारों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी आदि हैं। उन सज्जनों ने देश की धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों के सोचने अथवा प्रकाश डालने का उनको अवसर ही न रहा। उनके नाटकों के विषय प्रायः ऐसे थे जिनकी ओर सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक था। इसी ध्येय को रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचना की जिनके द्वारा हिंदू जनता में स्वाभिमान, वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हो अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूत, वैश्यानुराग आदि दोषों को की ओर से घृणा जागृत हो। जो कुछ मौलिक कृतियां उस समय से हुई वे प्रायः उपयुक्त ध्येय के साधन अथवा केवल मनोरंजन के निमित्त हुई। इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूमधाम रही। संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के नाटकों का अनुवाद किया गया। तो यहाँ पर नाटकों का स्वरूप बताते हुए मिश्र जी बताते हैं कि उस समय नाटक की स्थिति कमजोर और शिथिल थी और उसमें क्या क्या चीजें थी, धार्मिक, नैतिकता, सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान इसमें नहीं दिया जाता था। लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे नाटकों की रचना की जिसमें सामाजिकता भी थी, ऐतिहासिकता भी थी, धार्मिकता भी थी और इन सभी जिन पर अभी लेखन कार्य नहीं हुआ था उसमें अपनी लेखनी को चलाया। भारतेंदु के समय से आज तक नाटक रचना उपयुक्त ढंग से होती रही। अंग्रेजी नाटकों की छाया यद्यपि उनके समय में ही पड़ने लगी थी किंतु धीरे धीरे उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर रचना करना हमारे नाटककारों का आदर्श हो गया। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और द्विजेंद्र लाल राय, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आवारा मसीहा में द्विजेंद्र लाल राय का जिक्र हुआ है, याद रखिएगा। सिंदूर की होली में बताते हैं मिश्र जी कि द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वेगवती बनाया। हाँ, कुछ लोग संस्कृत शैली का अनुकरण करते रहे और आवश्यकता अनुसार उसको काट छाट कर उसका प्रचार करते रहे। संस्कृत शैली की संरक्षा करने वालों में स्वयं बाबू हरिश्चंद्र और आजकल श्री जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का नाम लेते हैं कि बाबू हरिश्चंद्र उस समय में संस्कृत शैली की रक्षा करने वाले और इस समय जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख है। तथापि अंग्रेजी शैली की जैसी उन्नति हुई वैसी संस्कृत की नहीं हुई, प्रत्युत उसका ह्रास ही होता रहा। जिस समय भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नाटक बढ़ने लगे थे और हिंदी संसार में शेक्सपियर की आराधना हो चली थी, उसी समय यूरोप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था। सन 1700 1875 सन 1875 की बात बताते हैं कि सन 1875 में इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दी। किसके नाटकों ने? पाश्चात्यकार जो नाटककार थे इब्सन, उन्होंने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी शुरू कर दी। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उसने ऐसा आंदोलन किया और ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया कि जिसके कारण शेक्सपियर का प्रभाव क्षीण हो गया और इस नए युग का आरंभ हुआ। इब्सन पुरानी परिपाटी को काल्पनिक, मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था। केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक रचनाएं करना जिनका जीवन से वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था, उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक भी समझा। मतलब ऐसी जो वास्तविकता से बिल्कुल परिचय ही नहीं, उनका संबंध ही नहीं है, ऐसी रचनाओं का कोई भी आधार नहीं होना चाहिए। ऐसी रचनाएं केवल समाज को हानि पहुंचा सकती हैं और इसका कोई भी उद्देश्य पूरा समाज के हित में नहीं हो सकता। उसने मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान
दिया। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व जीवन और आचरण बड़े ही महत्व का विषय है, क्योंकि व्यक्तिक जीवन की सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उन्नति अवलंबित है। उसकी दूसरी धारणा यह थी कि सबसे शोचनीय और संहारक प्रवृत्ति वह है जो प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वाली या दबाने वाली हो। बताते हैं कि जो सबसे संहारक प्रवृत्ति है वो है अवहेलना और तिरस्कार करने वाली और दबाने वाली प्रवृत्ति। उसके बराबर कोई दुख नहीं, वह तो साक्षात आत्मघात है। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक घात और प्रतिघात में इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। उन दोनों के द्वंद्वों का चित्रण उसने बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया है। अपने नाटकों द्वारा उसने यूरोपीय संस्कृत, साहित्य और समाज की निंद्रा भंग कर दी, मतलब उसकी नींद भंग कर दी है कि अपने नाटकों के द्वारा। नाटक रचना शैली, नाटकों के विषयों और आदर्शों का उसने रुख ही बदल दिया। इब्सन के विचारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी नए-नए नाटककार उठ खड़े हुए। चारों ओर आंदोलन फैल गया। नाट्यकला की पुरानी पद्धति जिसका आदर्श काल्पनिक आदर्श काल्पनिक चित्रण, ठीक है, ये चित्रण गलत लिखा हुआ है, चित्रण बनावट, सजावट, येन-केन प्रकारेण केवल मनोरंजन ही था। बताते हैं कि नाट्यकला की जो पुरानी पद्धति थी उसका केवल और केवल काम मनोरंजन ही था। लोगों को अरुचिकर प्रतीत होने लगा था बाद में। बनावटी बातचीत, तुकांत वाक्यों, रचना की कृत्रिमता से लोग ऊब उठे। दिनों-दिन यह विचार बढ़ने लगा कि नाटकों का लक्ष्य सामाजिक जीवन और समस्याओं का विवेचन ही होना चाहिए। अतएव जीवन की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालने और सुलझाने के लिए नाटक लिखे जाने लगे। उसमें वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता की महानता बढ़ने लगी। जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बदलने लगा, उसी प्रकार नाट्यकला में भी परिवर्तन होने लगा। कृत्रिमता, तड़क-भड़क, सज-धज, चटपटीपन, वागाडंबर को छोड़कर लोग स्वाभाविकता, सरलता और तत्वानुसंधान की ओर बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए-नए ढंग के नाट्यशालाएं और रंगमंच बनने लगे। यह आंदोलन फ्रांस में आंतवान और रूस में स्टेनिलोव्स्की ने जोरों के साथ में किया। इसी काल में इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का उत्थान हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर इब्सन की बात हो गई, अब इंग्लैंड में किसकी बात कर रहे हैं? बर्नार्ड शॉ की। उसने भी नैसर्गिक जीवन और ईश्वरीय आराय का तारतम्य समझाने एवं उसका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके नाटकों में भी सामायिक समस्याओं और सामूहिक अथवा व्यक्तिगत प्रश्नों पर सहानुभूतिपूर्वक प्रकाश डालने एवं पथ प्रदर्शन का प्रयत्न पाया जाता है। तो यहाँ पर इब्सन की बात करते हुए उन्होंने बर्नार्ड शॉ का भी उत्थान बताया कि किस प्रकार से नाटकों का समस्याओं से संबंधित नाटक को खेला जाने लगा रंगमंच पर। उसको भी आदि में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उसके नाटकों का अभिनय करने के लिए साधारण नाटक समितियों जो उस व्यापार की दृष्टि से ही नाटक करती हैं, तैयार नहीं थी। कुछ नाटकों का अभिनय सरकार द्वारा मना कर दिया गया क्योंकि वे कुरुचिपूर्ण समझे गए। उसके एक पुराने मित्र आर्चर ने तो उसे यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि उसके नाटक रचना की शक्ति, क्षमता और योग्यता ही नहीं, अतएव अनधिकार चेष्टा का परित्याग करके उसे और कोई काम उठा लेना चाहिए। तो होता है ना, काम करने वाले कम होते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण ज्यादा अपना लेते हैं लोग बाग। तो वही चीज ये बता रहे हैं। किंतु वे अपनी टेक पर जमे रहे और धीरे-धीरे उनका सिक्का इंग्लैंड में ही नहीं किंतु यूरोप और अमेरिका में भी जम गया। यहाँ तक कि 1926 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। उनके नाटकों का शिक्षित समुदाय में बड़ा आदर होने लगा और उनके अभिनय करने के लिए समितियों और कई नाट्यशालाएं खुल गई और नाट्यकला की परिपाटी भी बदलने लगी। यद्यपि गत यूरोपीय महासागर के कारण जनता की रुचि में कुछ परिवर्तन और विकार उत्पन्न हो गया, किंतु इस पर भी इब्सन और बर्नार्ड शॉ आदि का प्रभाव शिक्षित समुदाय पर वैसा ही जमा रहा। याद रखिएगा, इब्सन और बर्नार्ड शॉ का यहाँ पर इस भूमिका में जिक्र है। पाश्चात्य देशों की इस प्रवृत्ति का हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। यूरोपीय ढंग की शिक्षा, आवागमन और विचार विनिमय की सुगमता के कारण साहित्य में आदान प्रदान और व्यापकता बहुत बढ़ गई है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक अंग में यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है। नाटक और नाट्यकला उससे बची नहीं रह सकती। नवीन शिक्षा और दीक्षा के कारण शिक्षित समुदाय सतर्क, मननशील हो रहा है। बुद्धि तत्व का प्राधान्य होता जा रहा है। किसका प्राधान्य हो रहा है? बुद्धि तत्व का। अतएव उन नाटकों का जिनमें बुद्धि तत्व, नैसर्गिकता, स्वतंत्रता आदि गुणों का समावेश है, उत्तरोत्तर ग्राह्य और आदरणीय होना असंभावी है। कपोल कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद से आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वे कितने ही सुंदर और मनोरंजक क्यों ना हो।
यहाँ बता रहे हैं आधुनिक शिक्षित समुदाय के मन पर, अध्यात्म पर, नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती। ठीक है? तो मतलब अब आपको समस्या जो बुद्धि तत्व है उसको ही प्रधानता देनी पड़ेगी। प्राकृतिक जीवन का मानसिक प्रकाश में अनुसंधान करना और जीवन को तदनुसार नियंत्रण करना ही इस युग का ध्येय हो रहा है। तो क्या ध्येय बताया है? मानसिक प्रकाश में अनुसंधान करना, है ना? और उसका नियंत्रण करना मुख्य ध्येय है। रूढ़ियों की जंजीरों को चाहे वे लोहे की हों या सोने की, चाहे उन पर धर्म, समय, समाज और अतीत सभ्यता की छाप क्यों ना पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य एवं समाज के की स्वतंत्रता और नैसर्गिकता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्ष्य है। प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अप्रतिबद्ध जीवन की प्राप्ति ही नवीन युग का आदर्श है। यह आदर्श काल्पनिक नहीं, इसमें प्रकृति की अध्यता, सत्यता, मानुषिक जीवन की वास्तविक अनुभूति का अपार कोश संचित है। अतएव इसका भविष्य आशामय और मंगलमय प्रतीत होता है। संभव है कि कुछ लोग इस मत को स्वीकार न करें, उसको भयावह और नाशक समझें। उन्हें इसमें अनियंत्रित स्वतंत्रता का तांडव नृत्य दिखाई पड़े, किंतु संसार चक्र की गति इसी ओर है। जगन्यता इसी की ओर संसार को ले जा रहा है। बुद्धि उसका समर्थन कर रही है और प्रकृति उसको उत्तेजना दे रही है। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसको कौन कह सकता है, किंतु अभी तो इसका उसका मार्ग प्रशस्त और उज्जवल दिखाई दे रहा है। आगे लिखते हैं कि प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ और आदि प्रमुख नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। मुक्ति का रहस्य में की भूमिका में उन्होंने अपने विचार जोरदार स्पष्ट करते हुए लिखा है। आप कहते हैं कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं मिश्र जी कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज की या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। हिंदी के समालोचकों को लक्ष्य करके आप लिखते हैं, इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले यह खोजने लगते हैं कि इन चीजों में लोक हित का उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसकी भूमिका, किस नाटक की भूमिका में ये लिखा हुआ है? मुक्ति का हो, माफ कीजिएगा, मुक्ति का रहस्य जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, उसकी भूमिका में लिखते हैं कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। किंतु इन बातों से कला का क्या संबंध है? कलाकार इस तरह का उपदेशक तो नहीं है। वह जो कुछ भी कहना चाहता है उसके निजी प्रयोग की बातें होती हैं। क्या होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए, इन बातों का सवाल तो यहाँ नहीं उठता। यहाँ तो जो है। कला अनंत सहानुभूति है, जिसकी एक-एक नज़र में कल्याण की दुनिया बसती चलती है। इसलिए ज़िंदगी की कोई भी संकीर्ण परिपाटी, धर्म या सदाचार की कोई भी निश्चित कसौटी, साहित्य और कला की कोई भी प्रभावशाली व्याख्या आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना यही नहीं कि व्यक्तिगत विकास में बाधा डालेंगी, एक प्रकार से घातक भी होगी। तत्वतः ये बातें ठीक हैं, किंतु इनको व्यवहारिक बनाने में अनेक उलझनें और कठिनाइयां हैं। युवक मिश्र जी भी उनका अनुभव करते हैं। युवक मिश्र कहते हैं, मतलब उस समय जवान थे ना मिश्र जी, तो कहते हैं युवक मिश्र जी उनका अनुभव करते हैं, जैसा कि उनकी उपयुक्त तो भूमिका से प्रतीत होता है। इन समस्याओं का हल करना सरल काम नहीं, अतएव कोई आश्चर्य नहीं कि ये भविष्य की निहार में से आक्रांत है। मिश्र जी के नाटकों में ना तो अनेक पात्र हैं, ना गाने या कविता पाठ को सामग्री और ना अनावश्यक दृश्यों का परिवर्तन है। उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं कि उसमें विभिन्न देश काल व्यवस्थाओं और घटनाओं की विभ्रमयी भरती हो। आधुनिक यूरोपीय शैली के अनुकूल उनमें गिने चुने आवश्यक पात्र हैं और व्यापार की सुसंगत और सुनियंत्रित है। आपके कुछ शुरू के नाटकों में कहीं कुछ अनावश्यक बातों के विस्तार का दोष आ गया था, किंतु वह अब धीरे धीरे जा चुका है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इसके पात्र भी 5 या 6 हैं। प्रत्येक पात्र का अपना-अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक का विकास अपने-अपने ढंग का है। प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया है। कहते हैं कि चंद्रकला ने प्रेम का जो आदर्श रखा वह पौराणिक चित्रों से कम नहीं। मनोरमा ने दूसरा आदर्श खड़ा करने का प्रयत्न किया, किंतु मनोज शंकर ऐसी विषिप्त दशा में था कि वह उससे सहयोग ना कर सका। दोनों चित्रों का सूक्ष्म भेद नाटक रचयिता ने चंद्रकला के द्वारा कहलवा दिया कि तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रकला का कथन है, देखो ये भूमिका में आया है,
तो भूमिका का कथन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है? तो चंद्रकला का कथन ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ये चंद्रकला के थ्रू कहलवाया है मिश्र जी ने कि तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। दूसरे अंक में मनोरमा और मनोशंकर का और तीसरे अंक में चंद्रकला और मनोरमा का वार्तालाप ओज और विचारपूर्ण है। मिश्र जी का प्रयत्न सर्वथा सराहनीय है। उनका यह प्रस्तुत नाटक कलागत प्रौढ़ता और विवेक का द्योतक है। संभव है विशेष छानबीन करने पर किंचित दोष भी देख पड़े, लेकिन इसके लिए तो एको ही दोषो गुण सन्निपाते तोदंतो किरणे विवांकः, और इसलिए उनकी आदरणीय रचनाएं आदरणीय है। नाटक साहित्य में वह युग प्रवर्तन करना चाहते हैं। एतदर्थ हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी संसार भी उनकी कृतियों का आदर करेगा, उनके उत्साह को बढ़ाकर उनको अपने आदर्श को प्राप्ति में और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में सहायता देगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ पर आपकी भूमिका समाप्त होती है। भूमिका लिखी किसने है? तो रामप्रसाद त्रिपाठी ने भूमिका लिखी है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। रामप्रसाद त्रिपाठी ने भूमिका लिखी है ना? और प्रयाग विश्वविद्यालय में 20 अप्रैल 1934 में, ठीक है? इनकी उपाधि डीएससी थी, ठीक है? याद रखिएगा ये पूरी भूमिका है, थोड़ी बड़ी भूमिका थी, हम लोगों ने पूरी भूमिका पढ़ ली। रामप्रसाद त्रिपाठी ने भूमिका लिखी और इनके कोटेशन उठाए हैं, जैसे मुक्ति का रहस्य से कोटेशन उठाया है मिश्र जी ने। अब इसके पात्र पढ़ लेते हैं, पात्रों से भी प्रश्न बनते हैं। सिंदूर की होली के जो पात्र हैं वो है मुरारी लाल पहले नंबर पे। ये एक डिप्टी कलेक्टर है ना? और जिसने 10,000 रुपए लेकर रजनीकांत नामक लड़के की हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। मतलब रजनीकांत नामक एक लड़का होता है, उसकी जो हत्या होती है, उसका जो मतलब हत्या का जो मुख्य इल्जाम होता है, फिर कह सकते हैं जो मुख्य कांड होता है, उसको रफा दफा करने में इसका मुख्य रोल होता है। चंद्रकला मुरारीलाल की शिक्षित पुत्री है जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है, ठीक है? रजनीकांत जो इसकी हत्या हो जाती है, वो चंद्रकला उससे प्रेम करती थी। मनोरमा यह एक रूढ़िवादी सोच वाली विधवा स्त्री है जो चित्रकारी जानती है। रजनीकांत चंद्रकला का प्रेमी है जिसकी हत्या कर दी जाती है। मनोशंकर एक शिक्षित विक्षिप्त दशा युक्त पात्र है जो मनोरमा से प्रेम करता है तथा उसके पिता का हत्यारा मुरारी लाल है, ठीक है? तो यहाँ पर मुरारी लाल जो है, जो डिप्टी कलेक्टर है, जो चंद्रकला का जो पिता है, वो मनोज शंकर के पिता की हत्या करवाता है। ये भगवंत सिंह रजनीकांत का संपत्ति हेतु हत्या करने वाला व्यक्ति है, जो मतलब भगवंत सिंह ही एक तरीके से रजनीकांत की हत्या करता है। माहिर अली मुरारीलाल का मुंशी है और अन्य पात्र में हरनंदन सिंह है और डॉक्टर आदि लोग इसमें आए हैं। अब इसकी समीक्षा देख लेते हैं। ये एक प्रकार का समस्या प्रधान नाटक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसमें कितने अंक है? 3 अंकों में विभक्त है। चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल की एकमात्र संतान है जिसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष है। जब आप इस नाटक को पढ़ते हैं तो इसकी आयु भी है किसकी? डिप्टी कलेक्टर जो है मुरारीलाल, उनकी बिटिया का जो उम्र है वो है 20 वर्ष, ठीक है? याद रखिएगा चंद्रकला की उम्र 20 वर्ष है तथा उसके मुख पर एक प्रकार की सरलता, अल्हड़पन है। चंद्रकला का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुई है, इसी कारण उसके विचारों तथा व्यवहार में स्वच्छंदता है। चंद्रकला अपने पिता के कुकर्मों से पूर्ण अवगत है। मुरारी लाल द्वारा सर्वप्रथम अपने मित्र मनोशंकर के पिता की हत्या मात्र 8,000 रुपए के लिए कर दी जाती है। याद रखिएगा कितने रुपए के लिए हत्या कर दी जाती है? मात्र 8,000 रुपए के लिए। जिसके पश्चात स्वरूप वह मनोशंकर का पालन पोषण करता है। 1 मिनट रुकिएगा। पालन पोषण करता है। इस हत्या में उनका मुंशी माहिर अली भी सहभागी होता है। दूसरी बार मुरारीलाल रुपयों के लोभ में निर्दोष रजनीकांत की हत्या करने वाले भगवंत सिंह को अपने पद के बल पर सजा से छुड़वा देता है, मतलब केस को रफा दफा कर देता है। इस प्रकार चंद्रकला को अपने पिता के कुकर्मों पर दुख होता है। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है तथा यह जानते हुए भी कि रजनीकांत विवाहित है, वह उसे प्राप्त करने की इच्छा रखती है। चंद्रकला रजनीकांत की निर्मल मुस्कान, रत्नारी आंखों तथा माथे पर झूलती हुई घने बालों की 2-4 लटों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृतप्राय रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है। वह सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को रजनीकांत को समर्पित कर देती है। जो डिप्टी कलर की बेटी है चंद्रकला,
वो रजनीकांत से प्रेम करती है। मरनासा ने रजनीकांत को देखने वह अस्पताल जाती है। उसे ना अपने पिता के मान-सम्मान का ध्यान है और ना समाज का डर है। उसके पिता मुरारी लाल उसके इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है, गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है, आज मैं भी विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर उसे समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान कहती है। चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती कि यह क्षणिक आवेश है, मात्र भावुकता है। चंद्रकला को स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके अनेक बार विधवा होने का डर है। चंद्रकला आधुनिक विचारों वाली युवती है तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों के बंधन में स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, शंख ध्वनि, हवन, ब्रह्म भोज आदि को वह अर्थहीन मानती है। कौन? चंद्रकला। सामाजिक परंपराओं की पूर्णतया उपेक्षा करते हुए वह अस्पताल में मरणासन रजनीकांत के हाथों में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर स्वयं को विवाहित करती है और मनोरमा के विरोध करने पर अपने वैधव्य का औचित्य सिद्ध करती है। चंद्रकला अपने मत को ही शास्त्र मानती है तथा आधुनिक अनुभूति को महत्व देकर सामाजिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। मनोरमा के वैधव्य को वह रूढ़ियों की देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही ना हो, उसके नाम रूपी डोर में बंधकर वैधव्य को ढोना नितांत रूढ़िवादिता है। क्योंकि इसकी जो मनोरमा है, उसकी जो विवाह है बहुत ही छोटी उम्र में हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी से वो वैधव्य का जीवन व्यतीत कर रही होती है। इस प्रकार वह सामाजिक परंपराओं के प्रति अपनी उपेक्षा अभिव्यक्त करती है। अंत में चंद्रकला स्वयं को विधवा मानकर अपने पिता का घर छोड़ने का निश्चय कर लेती है। मनोज शंकर के समक्ष भी पिता की हत्या का राज खुल जाने पर वह मुरारी लाल की कोई भी सहायता या वस्तु लेने से इनकार कर देता है तथा वह भी मुरारी लाल के घर से जाने का निश्चय कर लेता है। मनोरमा भी तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लेती है। इस प्रकार मुरारी लाल अंत में अपने कुकर्मों के कारण अकेला पड़ जाता है। सिंदूर की होली नाटक में इसी प्रकार की चिरंतन नारित्व की समस्या को उठाया गया है। इसमें वैधव्य को स्त्री के जीवन का आदर्श सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। विधवा जीवन को केवल सेवा उपकार का जीवन माना गया है। अब जो इसमें महत्वपूर्ण कथन आए हैं तीनों अंक में, वो कथनों को पढ़ लेते हैं। प्रथम अंक में पहला कथन है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। मुरारी लाल का कथन, झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने के वक्त और बिरादरी में। माहिर अली का कथन, आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसी को होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। इंपॉर्टेंट है, मुरारी लाल का कथन है। आप महाभोज नाटक से इस कथन को से कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये जिंदूर की होली का कथन है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। मुरारी लाल, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या? मनोरमा कहती है, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। मनोरमा का कथन, चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर। चंद्रकला का कथन, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। इंपॉर्टेंट है, मनोरमा का कथन है। सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार में झूठ का नाम निकल जाता था। कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता। इन चीजों की बुराई निकल जाती। मनोरमा का कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां कथन, कि पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज होती है। ये हो गए प्रथम अंक के कथन। अब पढ़ते हैं द्वितीय अंक में। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए यहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोरमा कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बारहवां, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ इसका भी विकास हुआ है। मनोरमा का कथन, वेरी इंपॉर्टेंट।
किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। मनोज शंकर का कथन। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री में के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मनोज शंकर का कथन है, याद रखिएगा। प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। मनोज शंकर का कथन। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। मनोज शंकर कहता है डॉक्टर से। वैधव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। मनोरमा। और अंतिम तृतीय अंक में कथन देखिए। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक हुई फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रकला का कथन है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये भूमिका में भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कथन। ठीक है। मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ, चंद्रकला कहती है। मेरे साथ वेद मंत्रों और शंख ध्वनि का सवाल था, इसलिए मैं एक बार विधवा हुई, लेकिन तुम्हारे साथ तो अनेक बार विधवा होने की संभावना है। समझाते हुए कहती है मनोरमा चंद्रकला से। स्वतंत्र स्त्रीत्व आज दिन के नए विचार और जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं उनमें से एक है, लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफी मैदान दे सकेगा। मनोरमा। और आज का अंतिम कथन। अंग्रेजी में आत्मा की भावना अनादि की नहीं है। उनके लिए तो 50-60 वर्ष के जीवन में ही आत्मा कभी कभी 10-5 बार मरकर जी उठती है, या वे बुद्धि बल से आत्मा को जब तबीयत चाहती है बदल दिया करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आत्मा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। मनोरमा का कथन। ठीक है, तो ये आपका नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर आज समझ में आया होगा। सिंदूर की होली, इसकी हम लोगों ने भूमिका देखी, पात्र परिचय देखा, जो इम्पोर्टेंट कृतियां हैं मिश्र जी की वो देखी। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण कथन है जो इस नाटक में आए हुए वो देखे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगले नाटक के साथ में। तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।